हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हम चैप्टर कर रहे थे। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन, वो आज हम कर रहे हैं। तो एनर्जी कंसिडरेशन में हमें क्या क्या टॉपिक इसके अंदर देखने हैं, पहले हम वो बता देते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऊर्जा अवस्था आरेख, ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, और संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन देखी थी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो पुराने बंध हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। तो बंध को तोड़ने के लिए क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होगी, तथा बंधों के बनने में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। भाई बंध अगर टूटेगा तो क्या होगा कि एनर्जी उसके अंदर आवश्यकता होगी और बंध के बनने में क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बॉन्ड जितना स्टेबल होगा उसे तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक क्या होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तथा बंध के बनने में उतनी ही अधिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस बेसिस पर रिएक्शंस को हम टू टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कि रिएक्शन हमारी कितनी हो गई, दो टाइप से हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हो गई, सच रिएक्शन विच अकर विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो एनर्जी क्या कर रही है, लिबरेट कर रही है, जिनके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, वो रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इन रिएक्शंस को देखते हैं एक इनके ऊर्जा अवस्था आरेख से कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम लेते हैं तो उसका ऊर्जा अवस्था आरेख कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया कि डेल्टा एच जो है एनर्जी, वो हमने बताया E1 माइनस E2 है। अब E1 क्या है, E1 है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं और या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और E2 क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि प्रोडक्ट से और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो क्या हो जाएगा, E2 हो गया। और रिएक्टेंट से और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, E1 हो गया। तो ये हम कह रहे हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 माइनस E2। तो डेल्टा एच जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब लिबरेटेड हो रही है, हीट क्या होगी, लिबरेटेड हो गया, तो डेल्टा एच क्या हो गया, हमने कहा नेगेटिव हो गया। अब डेल्टा एच नेगेटिव हमारा कब आएगा, इसको हम देखें कि जब हमारा E2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, E1 हमारा क्या हो गया, कम हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हमारे पास में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इसका फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देखा ना कि E2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E1, कि E2 E1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो जो ऊर्जा अवस्था आरेख हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, और वाई एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के द्वारा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ हमने कहा कि रिएक्टेंट से और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की जो एनर्जी है वो क्या हो गई हमारी E1, ये E1 आ गई, रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी क्या हो गई, E1 हो गई है। और कह रहे हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सॉरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या हो गया, E2 हो गया है। और E2 क्या हो गया, E1 से ज़्यादा है, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो रिएक्शन में जो डेल्टा एच हुआ वो E1 और E2 का माइनस हुआ ना, तो ये नेगेटिव आ गया हमारा, डेल्टा एच यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया है। तो ई एक्टिवेशन में बी लोअर और हायर देन डेल्टा एच, कि ई एक्टिवेशन जो है वो हमारा ये क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहाँ तक का जो है ये ई एक्टिवेशन है। ठीक है ना, तो ई एक्टिवेशन जो है वो इससे हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है डेल्टा एच से, किसके केस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में। तो ये हमारे पास जो फिगर हमने बनाया वो किसका हो गया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इसमें दूसरी तरीके की रिएक्शन कौन सी हो गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी हमारे पास में क्या हुआ कि सच रिएक्शन विच अकर विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन,
कि यहाँ पर क्या हो गई कि वहाँ पर हमने कहा था कि एनर्जी क्या हो गई थी, रिलीज हो रही थी, यहाँ पर क्या कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, E1 जो है वो ग्रेटर देन होगा E2 से, E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। इस केस के अंदर E1 इज ग्रेटर देन E2, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा H इज इक्वल टू हमने क्या कहा था, E1 माइनस E2 बोला है, तो डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है इस केस के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट जो है वो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट से और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की जो एनर्जी है वो E1 हो गई है, और प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी E2 हुई, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो डिफरेंस आया एनर्जी का वो हमारा क्या हो गया, डेल्टा H आया, और ये हमारा हो गया पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैन नॉट बी लेस देन डेल्टा H, ठीक है ना। ई एक्टिवेशन कैन नॉट बी लेस देन डेल्टा H की एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो ई एक्टिवेशन है वो कभी भी इससे डेल्टा H से कम नहीं हो सकता, इस केस में तो कम हो ही नहीं सकता ना। और सिस्टम स्टार्ट विद लेस पोटेंशियल एनर्जी देन प्रोडक्ट, कि यहाँ पर जो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उनके अंदर ये लेस पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट के कंपेयर में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम होगी, वहाँ से सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है। और एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, यहाँ पर जो हीट है वो उसे कहाँ से मिल जाती है, सराउंडिंग से हीट मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी जो हमारे पास में रिएक्शंस हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बंधों के टूटने से स्टार्ट होती हैं, और इसके लिए क्या होती है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। अब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहाँ से होगी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है उनके कोलिजन से मिलती है। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हुए वो आपस में क्या होता है, टकराते हैं, कि कोलिजन जो करेंगे उससे हमें वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो टकराव है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो किसी भी रिएक्शन को पूर्ण होने में क्या होता है कि इसमें कुछ जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, एनर्जी क्या हो गई, उसके अंदर चेंज हो गई है। तो ये जो परिवर्तन होता है उसे ही हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझाते हैं। जो ये चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, उसे ही हम किससे द्वारा समझा रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझा रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। अब दो टर्म और आती हैं इसके अंदर, एक आता है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, और एक आता है इंटरमीडिएट और मध्यवर्ती, ठीक है। अब संक्रमण अवस्था क्या होती है और मध्यवर्ती क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। तो संक्रमण अवस्था बहुत अच्छे से अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या है, कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो तो अच्छा, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो देखो वन स्टेप भी हो सकती है और मोर देन वन स्टेप भी हो सकती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितनी भी हैं वो हमारे पास में वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप हो सकती हैं। तो रिएक्शन में जितने भी स्टेप होंगे उतनी उनकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, संक्रमण अवस्था उनकी बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक जो एनर्जी बैरियर है उसका वो तो क्रॉस करके जाना ही होगा, वो जो होता है वो संक्रमण अवस्था उसकी होती है, ठीक है। वहां तक जहां तक पहुंचता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो उसे इस एनर्जी तक तो जाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ तक जाने के लिए कि हर स्टेप को जाना पड़ेगा, जितने स्टेप की रिएक्शन होगी सबको जाना पड़ेगा। तो ये जो जगह है इसे हम कह रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो जितने स्टेप की रिएक्शन होंगी उतनी ही क्या बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या हो गया, वो इससे अलग हो गया ना, कि दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक। तो पहले हम ट्रांजिशन स्टेट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट देखते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट हमने बताया था आपको, जैसे हमने रिएक्टेंट लिया मान लो A प्लस BC, एग्जाम्पल लेके देखते हैं A प्लस BC। तो यहाँ पर क्या होगा, अब B और C के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसे हम डॉटेड लाइन से दिखा दें, और A और B के बीच में बॉन्ड क्या है, बन रहा है, ठीक है। तो इसे भी हम डॉटेड लाइन से दिखाएं। तो यहाँ पर जो ये दोनों चीजें हो रही हैं वो हमारा किस में दिखाएंगे, हम ट्रांजिशन स्टेट के अंदर दिखाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, B और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और A और B के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये जो हमारी
पोजीशन आ गई है, सिचुएशन आई, ये हमारी क्या हो गई है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट से हमारे पास में क्या बना, ये बॉन्ड पूरी तरह से उसके आगे जब हम चले तो बी और सी का बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो सी अलग हो गया, और ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, तो प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या है, ए बी प्लस सी आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लें तो कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कभी आपने देखे ही है, वही चीज़ आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी को एक्स एक्सिस पे लिया और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया। अब हम यही बोल रहे थे कि यहाँ रिएक्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट था, और यहाँ हमारे पास में क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट थी कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट तभी होगा जब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा। जैसे अब आप लोगों के मान लो 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें ये होता है ना कि 36 मार्क्स एक मिनिमम मार्क्स रख दिए हैं कि वो पास आप करोगे तो ही आप उसमें क्या होगा, क्लियर होगा ना। अगर 36 नहीं हो रहे तो क्या होगा, वो वापस नीचे आ जाएगा ना बच्चा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये एनर्जी का है कि ये जो एनर्जी बैरियर है इसको आपको क्रॉस करके ही जाना होगा, तभी आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो वो रिएक्टेंट जो है वो वापस वहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट इसके अंदर जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट स्टेज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी की हो गई कि हमने ए प्लस बी सी लिया, तो इसमें ए बी सी जो डॉटेड लाइन से दिखाए ट्रांजिशन स्टेट जो बनी वो इसको यहाँ दिखा दिया, और ए बी प्लस सी जो हमारे पास में प्रोडक्ट बना वो हमने यहाँ दिखा दिया। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया, और यहाँ से और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट तक का जो डिफरेंस है वो ई एक्टिवेशन हो गई हमारी। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में हम बोल सकते हैं स्टेज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, जो हाईएस्ट एनर्जी की स्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेज होगी। अपीयर इन वन और मोर देन वन स्टेप, यही बोला था ना अभी आपको कि ये एक या एक से ज़्यादा स्टेप जितने भी होंगे उतनी, मतलब जितने स्टेप की रिएक्शन है उतनी ही क्या होंगी, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक स्टेप की रिएक्शन तो एक बनेगा, और 2 स्टेप की रिएक्शन है तो 2, 3 के 3, सो ऑन। ठीक है, एंड इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कोई डेफिनेट नहीं होती, इनमें नो डेफिनेट ज्योमेट्री, की ज्योमेट्री डेफिनेट इनकी नहीं होती है, और कांट भी आइसोलेटेड, इन्हें हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ट्रांजिशन स्टेट जो है उसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ये हम सिर्फ एक मान रहे हैं, हाइपोथेटिकली हम मान रहे हैं कि ऐसा होता है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, तो इसे हम हाईएस्ट एनर्जी बैरियर पर है, अनस्टेबल होती है, तो इसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। कि बी सी, इफ बी सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देन ई एक्टिवेशन हाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो ये बॉन्ड है कि हमने देखा बी सी बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ई एक्टिवेशन क्या होगी, हाई हो जाएगी ना, और ई एक्टिवेशन अगर हाई होगी तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्लो। अगर ई एक्टिवेशन क्या है, हाई है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इन प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि ए बी बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर प्रोडक्ट के अंदर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, ई एक्टिवेशन लेस हो जाएगी और रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इंटरमीडिएट है हमारे पास में ये मध्यवर्ती इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि आपको बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो तो रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो रही है, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और हाईएस्ट स्टेज पे जो उसकी एनर्जी होती है वो समय हमने कहा ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ इंटरमीडिएट जो है वो 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में बनता है। कैसे बनता है ये, 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में बनता है। ठीक है, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट हमने कहा हाईएस्ट एनर्जी की होगी, संक्रमण अवस्था की जगह तो पोजीशन, और उनके बीच में बनेगा तो एक वैली नुमा जगह बन जाएगी ना, इस तरीके से। जैसे हमने ये देखा, एक तो ट्रांजिशन स्टेट ये है, दूसरी ये, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ऐसे खाई सी बनेगी ना ये, तो इससे ही हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, मध्यवर्ती। तो ये हमेशा क्या हुआ, ये 2 या 2 से अधिक स्टेप की रिएक्शन बनेगा, 1 में तो बन ही नहीं सकता भाई, जितने स्टेप की रिएक्शन है उतनी क्या बनी, संक्रमण अवस्था बनी। ठीक है, 1 स्टेप की थी तो 1, 2 की है तो 2, और इसे हमने कहा कि ये 2 संक्रमण अवस्था के बीच में बन रहा है। इसका मतलब 2 संक्रमण अवस्था कब बनी, जब 2 स्टेप की रिएक्शन थी। जब 2 स्टेप की रिएक्शन थी तो 2 संक्रमण अवस्था बनी, तो 2 संक्रमण अवस्था के बीच में बन रहा है, तो 2 स्टेप या मोर देन 2, कि 2 और मोर देन 2 स्टेप की रिएक्शन जो है उतने स्टेप में हमारे पास में क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। या हम ये कह सकते हैं कि जितने स्टेप की रिएक्शन है उससे एक कम इंटरमीडिएट बनेगा।
3 स्टेप की रिएक्शन है तो 2 इंटरमीडिएट बनेंगे, 2 स्टेप की रिएक्शन है तो 1 बनेगा, 6 स्टेप की रिएक्शन है तो 5 बनेगा, एक कम ही बनेगा ना, कि 2 से शुरू हो रहा है तो एक कम बनेगा। कैसे? रिएक्टेंट जो है वो पहले कन्वर्ट होगा ट्रांजिशन स्टेट 1 के अंदर, ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा? ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में, और सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अपीयर इन 2 और मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन, यही हमने बताया कि 2 स्टेप में और 2 से ज़्यादा स्टेप की जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होगा? ये अपीयर होता है। लाइज बिटवीन 2 हाईएस्ट एनर्जी स्टेट हैज़ लोअर एनर्जी, कि ये जो है 2 हाईएस्ट स्टेट एनर्जी के बीच में लाई करता है और लोअर एनर्जी का होता है। ये तो हाईएस्ट कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये किसका हो गया? लोअर एनर्जी का हो गया है। इनकी जो इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट होती है। ठीक है, उनकी कोई ज्योमेट्री थी नहीं, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री है। इन्हें कैन बी आइसोलेटेड और ट्रैप्ड, इन्हें हम आइसोलेट कर भी सकते हैं और ट्रैप भी कर सकते हैं। अगर किसी को आइसोलेट नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर देते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। लोअर एनर्जी का है तो उसके कंपेयर में क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया, तो इन्हें हम आइसोलेट कर सकते हैं। और आइसोलेट भी इन्हें देखो हम इस केस में कर सकते हैं, जैसे जितना ज़्यादा इसमें ये वैल्यूनुमा बनेगा तो होगा। अगर इस तरीके से बन जाता है ना, मान लो कोई भी चीज़, तो नॉट आइसोलेट, उसे हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। आइसोलेट करने के लिए भी जो इंटरमीडिएट है तो कह रहे हैं कि उसे सिर्फ ट्रैप कर सकते हैं। इस स्थान पर क्या होगा? आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, ट्रैप कर लेंगे उसको। ठीक है, बोन्स आर कंप्लीटली ब्रोकन, कि बोन्स जो है इस जगह पर, यहाँ पर कंप्लीटली ब्रोक नहीं हो रहे थे, हमने क्या दिखाया था? डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा रहे थे इस जगह पर। यहाँ पर क्या होगा? बोन्स जो भी होंगे जिनको टूटना वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 स्टेप रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन जाएंगी? 2, और इंटरमीडिएट कितना बनेगा? 1। हमने कहा ना इंटरमीडिएट जो है वो हमेशा एक कम बनेगा, किससे? ट्रांजिशन स्टेट से। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि A प्लस B दोनों ने मिलकर क्या बनाया? C बना दिया। ठीक है, ये बना हमारा फर्स्ट स्टेप में, और C जो था वो क्या बना रहा है? D बना रहा है। तो C क्या हो गया? हमारा इंटरमीडिएट हो गया ना। टोटल अगर हम इसकी रिएक्शन लिखे तो हमने देखा A B जो है कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गई? D के अंदर कन्वर्ट हो गई। हमें रिएक्शन जो दिखेगी ना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ गया। ये रिएक्टेंट था और ये क्या आ गया हमारे पास में? प्रोडक्ट आ गया, कि ये AB जो कन्वर्ट हो रहा है D में कन्वर्ट हो रहा है, तो D में सीधे कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो अगर 2 स्टेप है तो इसके बीच में एक क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया। जैसे रिएक्टेंट जो था वो पहले TS1 के अंदर गया, TS1 किस में जाएगा? इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के अंदर जाएगा। मध्यवर्ती किस में जा रहा है? ये मध्यवर्ती बना ना, ये किस में जा रहा है? TS2 में जा रहा है। ये TS2 के अंदर गया, और TS2 किस में गया? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट अ ट्रू मॉलिक्यूल। ठीक है, मोस्ट अनस्टेबल इंटरमीडिएट। देखो इसमें कैसे हो गया कि जैसे हमने कहा था ना कि इस तरीके से अगर आ जाता है, जैसे TS1 है और ये इस तरीके से ऐसे बन रहा है, तो यहाँ जो इंटरमीडिएट है ना वो कैसा हो गया? अनस्टेबल इंटरमीडिएट हो गया। कि हम कह रहे हैं जैसे वैल्यूनुमा अगर बन जाता है ना तो इंटरमीडिएट कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं है, कैसा इंटरमीडिएट हो गया? ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि अगर 2 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है, और अगर आपको ये बोला जाए कि भाई 2 स्टेप की रिएक्शन है, तो केस 1 के अंदर हम कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप जो है स्लो स्टेप है, और केस 2 के अंदर सेकेंड स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप बनाइए, कि आपको 2 स्टेप की रिएक्शन दे दी और इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे कि केस 1 इसमें हमें मिला है फर्स्ट स्टेप क्या है? स्लो है। 2 स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये तो हमने लिख लिया। रिएक्टेंट किस में हो गया? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 2 हमें क्या दिखानी है? इसके अंदर स्टेप दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहा इसने? स्लो है। अगर फर्स्ट स्टेप स्लो है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? इसकी हाई हो जाएगी ना। फर्स्ट स्टेप स्लो है तो इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? इसकी रिएक्शन, इसकी ये TS1 क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। TS1 इज ग्रेटर देन TS2 रहेगा। ठीक है, कि जो स्लो स्टेप होगा वहीं पर ही क्या होगा? ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना, ये ग्रेटर देन हो गया। तो यहाँ पर इनको अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है तो क्या बनेगा? TS1 ज़्यादा पे आ गया और TS2 क्या हो जाएगा? लोअर पे आ गया। तो TS1 इज ग्रेटर देन TS2 आ गया, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? डेल्टा H हो गया। तो फर्स्ट स्टेप इसका स्लो हो गया। हमने इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? स्लो हो गया। और इंटरमीडिएट इस केस में कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल जो है इसकी बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है
वो क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल है जिनके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ठीक है, केस 2 के अंदर हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि सेकंड स्टेप जो है वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप स्लो है तो इसका मतलब ये हुआ कि TS2 इज ग्रेटर देन TS1 होना चाहिए। यहाँ हमने कहा ना कि TS1 इज ग्रेटर देन TS2। इस केस में हमारे पास में क्या था कि TS1 इज ग्रेटर देन TS2 था, यही था। और इस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, TS2 इज ग्रेटर देन TS1 आ जाएगा, क्योंकि TS2 ये कह रहा है सेकंड स्टेप स्लो है। इस सेकंड केस में कह रहा है सेकंड स्टेप स्लो है, वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाकर आप दिखाइए। तो पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। तो रिएक्टेंट से पहले TS1 में कन्वर्ट हुआ, संक्रमण अवस्था 1, फिर इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हुआ, और इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो रहा है, TS2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और TS2 हमारा किस में आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, स्लो स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा स्लो स्टेप हो गया, और सेकेंड स्टेप अगर स्लो है तो इंटरमीडिएट हमारे पास में कैसा होगा, स्टेबल होगा। इंटरमीडिएट कैसा हो जाएगा हमारे पास में, स्टेबल होगा। और इसकी जो रिएक्शन होती है, एग्जांपल जो है इसकी, वो होती है एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उनमें अगर एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन हम देखेंगे तो उन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है वो हमारा कैसा हो गया, स्लो स्टेप हो गया है। तो इसमें आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन इसमें इंटरमीडिएट के अंदर कि 2 स्टेप की रिएक्शन में आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाकर दिखाइए कि जिसका फर्स्ट स्टेप स्लो है या सेकंड स्टेप स्लो है, जो भी आपको देना चाहें। अब आता है इसके अंदर कि इंटरमीडिएट और संक्रमण अवस्था जो है उनमें अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा उसी के आधार पर ही इनके डिफरेंसेस आ जाएंगे कि संक्रमण अवस्था जो है, अब ये भी आ जाता है एग्जाम में कि संक्रमण अवस्था और इंटरमीडिएट का डिफरेंस लिखो। तो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो बना ही सकते हो। संक्रमण अवस्था में कोई सा भी एक डायग्राम बनाओ तो इसके अंदर क्या होगा कि 2 आपको TS1 TS2 दिखानी होगी। ठीक है, तो संक्रमण अवस्था क्या हुई, स्टेट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, कि हमने ये बताया था हाईएस्ट एनर्जी की जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, संक्रमण अवस्था हो गई। और इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्या हो गया, लाइज बिटवीन 2 हाईएस्ट स्टेट एंड हैज़ लोअर एनर्जी, की जो इंटरमीडिएट है मध्यवर्ती है वो लोअर एनर्जी का होता है और ये हायर एनर्जी का होता है। ठीक है, और ये 2 हाईएस्ट एनर्जी के जो होती हैं उसके बीच में लाई करता है। संक्रमण अवस्था को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, संक्रमण अवस्था को आइसोलेट नहीं कर सकते, जबकि इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। कुछ केसेस में आइसोलेट कर सकते हैं और कुछ में हम ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सम बॉन्ड आर ब्रोकन इन रिएक्टेंट एंड सम बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट। कि इस संक्रमण अवस्था जो है उसके अंदर कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन दिखाते हैं, और प्रोडक्ट के कुछ बॉन्ड जो है वो बनते रहते हैं संक्रमण अवस्था के अंदर। और एट दिस स्टेज, इंटरमीडिएट वाली स्टेज पे क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर पूरी तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का तो अभी आपसे शुरू होगा, अभी होता ही नहीं है, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होकर यहाँ पर आते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि नो डेफिनेट ज्योमेट्री, कि इनकी कोई ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती है क्योंकि तो अनस्टेबल ही हो गए, और इसमें डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। जो मध्यवर्ती हो रहे हैं इनके अंदर डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। और संक्रमण अवस्था की अपीयर इन 1 और मोर देन 1 स्टेप, या कह लो कि जितनी स्टेप की रिएक्शन है उतनी ही संक्रमण अवस्था होती है। कि अगर 1 स्टेप की रिएक्शन तो 1 होगी, 2 की 2 है, 5 की है तो 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि अपीयर इन 2 और मोर देन 2 स्टेप, की जो 2 और 2 से ज़्यादा स्टेप में है, तो इसका मतलब ये होगा कि मध्यवर्ती जो है वो हमारे पास में क्या हो गया कि जितने स्टेप की रिएक्शन होगी उससे एक क्या होगा, कम होगा। जितने स्टेप की रिएक्शन है उससे एक कम होगा, तो वो हो जाएगी हमारे पास में मध्यवर्ती होगा। तो एनर्जी कंसिडरेशन के अंदर हमने क्या देखा है कि उसके अंदर हमने देखे थे कि रिएक्शंस के टाइप्स की 2 टाइप की रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं कि जो आपको लगेगा एक बार कि इंग्लिश में आ रहे हैं, कुछ बच्चों की ये कंप्लेन भी आ रही है कि इसे मैम आप हिंदी में करो, तो 1-2 बार आप पढ़ोगे तो वो टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और बार बार फिर वही टर्म्स रिपीट होती रहती हैं सारे उसके अंदर ना,
क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी बेटा ये आ जाता है कि नहीं होता है, कोशिश कर रहे हैं हम भी ना कि उसे करें कन्वर्ट, लेकिन आप लोग भी ब्रैकेट में लिखा रहता है, उसे थोड़ा सा पढ़ लें, है ना, आपको समझ आएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन ये हो गई है। और इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की ऊर्जा अवस्था आरेख जो है, जिसमें एनर्जी का चेंजेस हो रहा है, कि वो ऊर्जा अवस्था आरेख उनका किस तरीके का है वो हमने देखा। संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट क्या होती है, इनके भी ऊर्जा अवस्था आरेख हमने देखे हैं, और इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो भी हमने देख लिया। और ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के अंदर हमने कि जैसे अगर 2 स्टेप रिएक्शन लेते हैं तो उसके अंदर कि कौन सा स्टेप स्लो है उसका, उसके आधार पर इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमने किसके अंदर देखी है, इस एनर्जी कंसिडरेशन के अंदर देखा है। तो इसके अंदर कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इनका डिफरेंस आ सकता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ सकता है किसी का भी ना, और इनके एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आ सकता है, ठीक है, या पूरे एनर्जी कंसिडरेशन पे आ सकता है, कैसे भी इसमें से टॉपिक आ सकता है। और वैसे भी जब आप कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हर रिएक्शन का आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आगे भी और जो हम रिएक्शंस करेंगे उनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, तो अगर आपको यहाँ समझ में आएगा तो वहाँ भी आप आसानी से उसको बना लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।